हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणु कुतरा, लेक्चरर केमिस्ट्री जीपीसी दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का जो नया सिलेबस आया है सेमेस्टर के अनुसार, उसके फर्स्ट यूनिट के टॉपिक ही करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्योंकि दो तीन लास्ट वीडियो बने थे, उसमें हमने बोर के परमाणु प्रतिरूप के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी सबकी अलग अलग ऊर्जा होती है, सबकी अलग अलग स्थिति होती है। तो परमाणु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति की जानकारी देने के लिए हमें कुछ संख्याओं की आवश्यकता होती है। 4 संख्याएं काम में ली जाती है। इन्हें क्वांटम नंबर कहा जाता है। इन्हें क्वांटम नंबर कहा जाता है। ये 4 क्वांटम संख्या इस प्रकार है। फर्स्ट है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड है दिनगजी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। जिस प्रकार किसी के घर का एड्रेस के लिए होता है कि कौन सा शहर है, कौन सा मोहल्ला, गली नंबर, मकान नंबर, इन सब की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी के लिए हमें 4 नंबर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि क्वांटम संख्या कहलाते हैं। सबसे फर्स्ट है मुख्य क्वांटम संख्या। इसे स्मॉल n के द्वारा, इसका सिंबल n है। ये परमाणु में ऊर्जा स्तर या कोश के बारे में जानकारी देती है। ऊर्जा स्तर या कोश के बारे में जानकारी देती है और कोश के आकार को बताती है। कोश के आकार को बताती है। आकार मतलब साइज के बारे में बताती है। और साथ ही n की वैल्यू जो हो सकती है 1, 2, 3, 4 इस प्रकार हो सकती है। n की वैल्यू के हिसाब से इनको कोश को नाम दिया गया है। कोश को इंग्लिश में कहा जाता है शेल। n बराबर 1 को k कोश कहा जाता है, n बराबर 2 को l, n बराबर 3 को m, n बराबर 4 को n कहा जाता है। इस मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी के बारे में पता चलता है। नाभिक से दूरी के बारे में पता चलता है। वो कैसे पता चलता है? जैसे परमाणु नाभिक है, n बराबर 1 है, n बराबर 2 है। अब देखो कैसे पता चल रहा है। जो n बराबर 1 होगा उसकी नाभिक से दूरी, और n बराबर 2 में भी इलेक्ट्रॉन है तो उसकी नाभिक से दूरी, तो मतलब जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी। साथ में ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में भी बताती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो E है, हमने इसका बोर्स मॉडल में पढ़ा था, E is proportional to -1/n²। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा 1/n² का मान कम होगा, पर क्योंकि माइनस में है तो उल्टा हो जाएगा कि एनर्जी का मान बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा।
किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? कोश, उनका फॉर्मूला होता है कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है 2n²। तो इसके द्वारा हम जैसे ये ज्ञात करना चाहे n बराबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फॉर्मूला हम काम में लेंगे 2n²। तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8। n बराबर 3 में यदि क्वेश्चन आता है n बराबर 3 कोश है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, एक बार कैलकुलेट करके देखिए। तो n बराबर 3 में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18। तो इस प्रकार हम किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब सेकंड आता है अपना दिग्गर्शी क्वांटम संख्या। दिग्गर्शी क्वांटम संख्या को L के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, L के द्वारा शो किया जाता है। ये क्या बताती है, उपकोश के बारे में जानकारी देती है, किसी कोश में उपस्थित उपकोश के बारे में जानकारी देती है, सब शेल के बारे में जानकारी देती है। साथ ही इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बारे में भी जानकारी देती है। L की वैल्यू जो हो सकती है वो N पे डिपेंड करती है। तो L की वैल्यू होती है 0 से n-1 तक की वैल्यू हो सकती है। 0 से n-1 तक की वैल्यू हो सकती है। जैसे n बराबर 1 है तो L की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, केवल 0 होगी, क्योंकि 0 से 1 मतलब 0, 0 से 0 का मतलब 0। यदि n बराबर 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। जो भी n की वैल्यू है उससे एक कम तक L की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। n बराबर 3 है तो L बराबर 0, 1, 2 हो सकती है। तो एक ये बात देखिए, जैसे n बराबर 3 है, L की वैल्यू तो 0, 1, 2 है, पर टोटल L की वैल्यू कितनी है, 3 वैल्यू है। इनको गिनेंगे 3 वैल्यू आई है टोटल। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू होती है किसी कोश की, उसी में उतने ही उपकोश होते हैं। जैसे n की वैल्यू 2 है तो उसमें 2 उपकोश होंगे, 1 और 2। यदि n की वैल्यू 1 है तो उसमें 1 ही उपकोश होता है। अब ये आ गया कि यहाँ पे भी अब इनका L की वैल्यू के हिसाब से उपकोशों की आकृति होती है। यदि L की वैल्यू 0 है, आकृति से पहले उनका सिंबल होता है, L बराबर 0 है तो उसको S उपकोश बोला जाता है, S उपकोश बोला जाता है। L बराबर यदि 1 है तो उसको P उपकोश बोला जाता है। यदि L बराबर 2 है तो D उपकोश बोला जाता है, और L बराबर 3 है तो F उपकोश बोला जाता है। इस सबकी आकृति फिक्स होती है, उपकोशों की आकृति सबकी अलग अलग होती है। तो S उपकोश की जो आकृति होती है गोलाकार होती है, P उपकोश की आकृति इस प्रकार डंबल शेप में होती है, D उपकोश की आकृति डबल डंबल होता है, 2 डंबल है, और F की थोड़ी कॉम्प्लेक्स है जो अपन बताएंगे नहीं, जटिल है। तो इनकी आकृति सबकी फिक्स होती है। अब ये बात आई कि यदि किसी उपकोश का नाम L बराबर 0 तो S उपकोश है। अब इन दोनों में कोई अंतर दिख रहा है, ये भी S है और ये भी S है, परंतु ये इसके लिए n बराबर 1 है, इसके लिए n बराबर 2 है। तो इस उपकोश का नाम n की वैल्यू के हिसाब से अलग हो सकता है। जैसे n बराबर 1 है, L बराबर 0 है तो ये भी S, और n बराबर 2 है और n बराबर 0, ये भी S है ये भी S, परंतु दोनों में अंतर n का है। तो इसका नाम होगा 1s, इसका नाम होगा 2s। इसका नाम होगा 2s। तो इस प्रकार नाम कैसे लिखते हैं,
1 है तो इसका नाम हो जाएगा n बराबर 1 इसकी p और n बराबर 3 है तो 3p। इस प्रकार उपकोषों का नाम दिया जाता है। तो कुल मिला के जो डिंगर्जी क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बताती है, कोष में उपस्थित उपकोषों के बारे में जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बारे में जानकारी देती है। इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक हो सकती है, टोटल वैल्यू n होती है और n बराबर 0 के लिए s, 1 के लिए p यूज किया जाता है, 2 के लिए d, 3 के लिए f और नाम देते वक्त l के सिंबल के साथ n का नंबर लिखा जाता है। अब थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोष में स्थित कक्षकों के बारे में जानकारी देती है, कक्षकों के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में। ये क्वांटम संख्या क्या बताती है, यदि किसी परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसके जो भी उपकोष में अलग अलग कक्षक उपस्थित होते हैं वो अलग अलग दिशा में ओरिएंटेड हो जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। तो हम इसके लिए लिखते हैं, ये क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कक्षकों का अभिविन्यास के बारे में बताती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो L पे डिपेंड करती है। L की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, -L से +L तक हो सकती है। जैसे L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू क्या आएगी, -0 से +0 मतलब 0। यदि L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू आएगी -1 से +1, बीच का नंबर 0 की आएगा। L 2 है तो M की वैल्यू -2 से +2, -2 के लिए -1, 0, +1, +2, टोटल 5 वैल्यू होगी। और ये जो n की वैल्यू जितनी वैल्यू आ रही है इसका मतलब उसमें उतने कक्षक है। यदि l बराबर 0 है, l बराबर 0 मतलब s उपकोष, उसके अंदर कक्षक कितने, एक कक्षक है जिसका n का मान 0 है। l बराबर 1 है मतलब p उपकोष हो गया, p उपकोष हो गया। इसके अंदर कितने कक्षक निकले, 1 2 3 कक्षक निकले। उन तीनों को बोला जाता है px, py और pz। और इसमें मतलब जो p उपकोष था उसको जब हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो 3 दिशा में ओरिएंटेड हो सकता है। px में ये हो गया कि हम ऐसे डायरेक्शन यदि देखें x, y और z, तो जो p कक्षक है वो x में ओरिएंटेड हुआ वो px हो जाएगा, जो z में ओरिएंटेड हुआ pz होगा और जो y में ओरिएंटेड हुआ वो py होगा। इनकी वैल्यू के लिए है कि जो 0 वाली वैल्यू वो pz की मानी जाती है, +1 px का माना जाता है, -1 py का माना जाता है। अब जैसे l बराबर 2 है, d उपकोष हो गया, d उपकोष में कितने कक्षक होंगे, 5 कक्षक हो गए, 1 2 3 4 5 कक्षक हो गए। इनके नाम होते हैं dxy, dyz, dzx, dz2, dx2 y2। इनके नाम इस प्रकार होते हैं। तो हम किसी उपकोष में हम इन सब को देख के ये बोल सकते हैं उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, उपकोष में कक्षकों की संख्या ये होती है 2l+1। किसी भी उपकोष में आप देखो, जैसे p उपकोष की बात करिए, p उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालनी है तो 2 × 1 2 + 1 3 कक्षक होंगे। 2 में निकालनी है तो 2 × 2 + 1 करेंगे
तो 5 हो जाएंगे। ऐसे L बराबर 3F में निकालनी है तो F में 7 आ जाएगा। तो जो भी S उपकोष है उसमें कितने कक्षक आ रहे हैं, कक्षक कितने आ रहे हैं, एक ही कक्षक बनता है। P उपकोष में 3 कक्षक आते हैं, D उपकोष में 5 कक्षक आते हैं और F उपकोष में 7 कक्षक आते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपनी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या। इसके लिए हमको पहले स्पिन के बारे में समझना पड़ेगा। स्पिन का मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक तो सूर्य के चारों ओर घूमती है और साथ साथ में एक दूसरी गति भी करती है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूमती रहती है। तो उसी प्रकार परमाणु में नाभिक के चारों जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भी घूमता है और साथ साथ में अपनी अक्ष पर भी घूमता है। तो किसी पर इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार अपनी अक्ष पे जो घूर्णन होता है वह चक्रण कहलाता है, स्पिन कहलाता है। उस घूर्णन के आधार पर स्पिन क्वांटम संख्या दी गई, इसको स्मॉल l द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब किसी भी घूर्णन के 2 प्रकार की गति हो सकती है, या तो घड़ी की दिशा में घूम सकता है, यदि ऐसे देखें तो घड़ी की दिशा में जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है जिसे दक्षिणावर्त कहा जाता है, या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो इस प्रकार चक्रण 2 प्रकार का हो सकता है उसी आधार। फर्स्ट है दक्षिणावर्त चक्रण क्लॉकवाइज, सेकंड होता है वामावर्त चक्रण एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन के 2 प्रकार के चक्रण की गति हो गई है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी हिसाब से चक्रण क्वांटम संख्या की 2 वैल्यू हो सकती है, एक तो दी जाती है +12, यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है, स्पिन कर रहा है तो +12 वैल्यू दी जाती है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो उसकी S की वैल्यू -12 दी जाती है। तो 2 प्रकार की वैल्यू हो सकती है इसकी, या तो +12 होगी या -12 होती है। तो कक्षक मतलब देखो कोश में उपकोश, उपकोश में कक्षक, और हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज स्पिन का और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का। जब हम किसी कक्षक को बॉक्स के द्वारा बताते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बताते हैं, एक तो ऊपर की ओर एरो, एक नीचे की ओर एरो। जो क्लॉकवाइज है उसको ऊपर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज को नीचे की ओर। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन में चक्रण क्वांटम संख्या की केवल 2 ही वैल्यू हो सकती है और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। तो आज हमने इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा। तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।